नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रक्त समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की या रक्त का वर्गीकरण किया। रक्त का वर्गीकरण किया। अब वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो देखिए, हमारे रक्त में पाया जाता है प्रतिजन और एक पाया जाता है हमारे शरीर में क्या? प्रतिरक्षी। और इंग्लिश में यदि बोले तो हो जाएगा एंटीजन और इसे बोलेंगे एंटीबॉडी। अब देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इसने वर्गीकरण किया, इसलिए इस वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? एबीओ वर्गीकरण या एबीओ रक्त का वर्गीकरण। अब देखिए, एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन होते हैं आरबीसी पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन कहलाती है। अब अगली बात करें तो देखो, प्रतिरक्षी। तो प्लाज्मा पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाती है भाई? प्रतिरक्षी कहलाती है। इसके आधार पर क्या हुआ? रक्त का वर्गीकरण हुआ। और अब ए बी है, तो ए बी के आधार पर चार प्रकार के रक्त का वर्गीकरण हो गया, ए बी, ए बी और ओ। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, रक्त समूह है, मैंने बताया चार, ए बी और ओ। अब देखो, ये किससे ले सकता है? ये जानकारी लेंगे भाई, किस किस से ये रक्त ले सकता है और किसे दे सकता है। और अगली जानकारी लेंगे कि भाई इस पर प्रतिजन कौन सा पाया जाता है, और फिर अगली जानकारी इस पर प्रतिरक्षी कौन सा होता है, और अगली जानकारी जीन। तो प्रतिरक्षी प्रतिजन के बारे में तो मैंने बता दिया। अब जीन के बारे में देखिए, जीन वह कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लक्षणों को क्या करता है? लेकर जाता है। अब देखिए, ए, तो ए जो है इसमें प्रतिजन पाया जाता है ए, और प्रतिरक्षी पाया जाता है इसमें क्या? बी। अब देखिए, ये किससे ले सकता है? ये ले सकता है ए से और ओ से। किसे दे सकता है? तो ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब देखिए बी, तो बी है वो बी से तो ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। दे किसको सकता है? ये बी को दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी को। ए बी किससे ले सकता है? ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ए बी रक्त समूह को बोलते हैं सर्वग्राही। अब देखिए, दे किसको सकता है? तो पहली बात तो एक तो दे सकता है ए बी को, केवल और केवल दे किसको सकता है? ए बी को। इस पर जो अपने बी पर जो प्रतिजन है वो प्रतिजन पाया जाता है बी, जबकि प्रतिरक्षी पाया जाता है क्या? ए। और ए पर जीन पाया जाता है वो आई ए और आई जीरो, और यहां आई बी और क्या हो जाएगा? आई जीरो। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, इस पर तो ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए इस रक्त समूह को क्या बोला? ए बी। और यदि दोनों ही इस पे जो प्रतिरक्षी है वो दोनों ही नहीं पाए जाते और इस पे जीन हो जाएगा आई ए और आई बी। अब देखिए, ओ, तो ओ भाई किससे ले सकता है? तो ये ले सकता है किससे? केवल ओ से। दे किसको सकता है? तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो इसको बोलेंगे सर्वदाता। सर्वदाता। अब देखिए, अब हो जाएगा एंटीजन। इसमें बिल्कुल भी नहीं पाए जाते दोनों ही, जबकि एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों पाए जाते हैं। और यहां हो गया आई जीरो और आई जीरो। तो एक बार इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम ऋणात्मक और धनात्मक की बात करते हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा RH कारक। तो देखिए, RH कारक एक विशेष प्रकार का प्रतिजन होता है जो किस पर स्थित होता है भाई, RBC पर स्थित होता है। ये भी किस पर स्थित होता है, RBC पर स्थित, RBC पर स्थित प्रतिजन। सबसे पहली बात, इसकी खोज किस जानवर में हुई, तो इसकी मकाका रिसस नामक बंदर में हुई थी। किसमें हुई, मकाका रिसस नामक बंदर में। किसने की भाई, तो ये इसकी खोज की थी, वो की थी कॉल्ड लैंडस्टीनर ने, विनर ने। अब देखिए, अब इसके बारे में बात बताएंगे। इसमें 417 एमिनो अम्ल होते हैं। यदि रक्त में RH कारक उपस्थित है, यदि रक्त में RH कारक उपस्थित है तो रक्त समूह धनात्मक या पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि अनुपस्थित है तो रक्त समूह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए, धनात्मक है वो धनात्मक को दे सकता है। अब देखो, ऋणात्मक है वो किसको दे सकता है, ऋणात्मक को दे सकता है, दोनों दे सकते हैं। ऋणात्मक है वो धनात्मक को भी दे सकता है, लेकिन कभी भी धनात्मक है वो ऋणात्मक को नहीं देगा। क्यों, क्योंकि धनात्मक में RH कारक होगा जबकि ऋणात्मक में RH कारक नहीं होगा। अब देखिए, एक चीज आपने पढ़ी है, समूहीकरण, रक्त का समूहीकरण। तो एंटीजन व एंटीबॉडी का आपस में मिलना क्या कहलाता है भाई, रक्त का क्या कहलाएगा, समूहीकरण। अब देखिए, दुनिया में 85% लोग, विश्व में 85% लोग RH धनात्मक है, जबकि 15% लोग RH ऋणात्मक है। अब देखो, भारत की बात करें तो भारत में 93% RH धनात्मक व फिर 7% RH ऋणात्मक है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि साइंस की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो विवाह के योग्य नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अपन से बहुत सी बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विज्ञान की दृष्टि से विवाह योग्य नहीं है, विवाह योग्य नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि पुरुष है वो RH धनात्मक है और महिला है वो क्या है, RH ऋणात्मक है, तो ये जोड़ा है वो विवाह के योग्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी, जो प्रथम संतति होगी, वो तो एकदम स्वस्थ जन्मेगी भाई, स्वस्थ जन्म लेगी। जबकि यदि द्वितीय संतति होगी, सेकेंड संतान, तो ये संतान है, इस संतान की क्या हो जाएगी भाई, मृत्यु हो जाएगी। अब इस मृत्यु का कारण क्या है, तो देखो, इस मृत्यु का कारण है RBC का ब्लास्ट होना। RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, तो इसको इरिथ्रोसाइट ब्लास्टिंग भी बोलते हैं। और फिर इसका उपाय क्या है, इस रोग को क्या बोलते हैं, यानी कि जो व्यक्ति मर जाता है इसको बोलते हैं रक्ताणु कोरकता। क्या बोलते हैं, रक्ताणु कोरकता। और इसके लिए टीका लगाया जाता है जो 72 घंटों में
लगाना पड़ता है। किसको लगता है ये टीका? ये लगता है महिला के लगता है भाई। अब देखिए इस टीके का नाम है रोहगम। तो साइंस की दृष्टि से ये जो संतति है वो विवाह योग्य नहीं है। अब बहुत सी बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी रोगी के यदि रक्त चढ़ाना है तो बिना चेक किए, जिसका रक्त चढ़ाना है उसका रक्त बिना चेक किए हम उसे कौन सा रक्त चढ़ा सकते हैं? तो वो लगा सकते हैं ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त बिना जांच किए, यानी कि रक्त समूह की बिना जांच किए चढ़ाया जा सकता है या किसी के भी चढ़ाया जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें न तो कोई अपने पास में प्रतिरक्षी है और न ही इसमें आरएच कारक है, तो रक्त का समूहीकरण नहीं होगा। धन्यवाद।